हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल के बारे में। और ये बीपीएससी क्लास नोट्स है जो कि अजीत सर के द्वारा पढ़ाया गया है, जो कि केजीएस आईएएस संस्थान में पढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो कर लिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य दें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक पांचवा दोआब सिंध सागर दोआब है, जो सिंधु और झेलम नदी के बीच है। वर्तमान में इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जलवायु एवं कृषि। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है। कोपेन के अनुसार यह CW प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आता है। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है। यहाँ वार्षिक वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर से लेकर 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, अतः शीत ऋतु शुष्क होती है। शीत ऋतु में यहाँ भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की वर्षा होती है, जो रबी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए सुनहरी बूंदें मानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कृषि एवं हरित क्रांति। तो इस प्रदेश में अत्यधिक उपजाऊ मृदा उपस्थित है। यहाँ सिंचाई के आधुनिक साधनों विशेषकर नलकूप सिंचाई और नहर सिंचाई का अत्यंत उचित विकास किया गया है। उपजाऊ मृदा और उन्नत सिंचाई व्यवस्थाएं वह मुख्य कारण है कि 1960 के दशक में आई भारत में आई हरित क्रांति इस प्रदेश में पूरी तरह से सफल हुई थी। यह क्षेत्र मुख्य रूप से गेहूं, मोटे अनाज, चावल, सब्जी और गन्ना इत्यादि की सघन कृषि के लिए जाना जाता है। कृषि उत्पादन में अत्यंत समृद्ध होने के कारण इस मैदान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अत्यधिक विकसित है। उसके बाद हम देखते हैं गंगा का मैदान। तो औसती और विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा करें तो यह मैदान पंजाब हरियाणा के मैदान के पूर्व, असम के मैदान के पश्चिम में उपस्थित है। यह मैदान उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे बृहद और विस्तृत मैदान का उदाहरण है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विशाल मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण मुख्य रूप से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टा यानी सुंदरबन करता है। यह भी निक्षेपात्मक मैदान का बेहतरीन उदाहरण है। इसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों यानी प्रायद्वीपीय सहायक नदियां जैसे सोन, चंबल, बेतवा तथा हिमालयन सहायक नदियों जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी इत्यादि के द्वारा लाए गए औषाधिकरण की दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह एक पूर्णतः एवं समतल एवं अत्यधिक उपजाऊ मैदान है, जिसका निर्माण नदियों के द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी से किया गया है। इस मैदान का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ढाल अत्यंत धीमा है, औसतन 15 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, जिसके कारण नदियां विसर्पण करती हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर इस मैदान की ऊंचाई लगातार कम होती जाती है। इस मैदान की सर्वाधिक ऊंचाई सहारनपुर या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इस मैदान में नदियों के निक्षेप के आधार पर बांगर एवं खादर यानी बांगर को पुरानी जलोढ़ और खादर को नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है। ये दोनों प्रकार की मृदा की उपस्थिति है। बांगर क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई के कारण ऊपरी परत पर क्षारीय या लवण जमा हो जाता है, जिसे रेह या कलर की उपस्थिति के रूप में देखा जाता है। इस मैदान की जलवायु समशीतोष्ण है। यहाँ अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु मानसूनी हवाओं से होती है, अर्थात यहाँ की शीत ऋतु शुष्क होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार यहाँ की जलवायु को CWG यानी शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार कहा जाता है। पूरा बिहार इसी CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है और इस मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती जाती है, अर्थात बंगाल बिहार में वर्षा अधिक और पश्चिमी यूपी में कम होती है। और देखते हैं गंगा के मैदानों का वर्गीकरण। तो गंगा के विशाल मैदान को प्रादेशिक और स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर तीन उपभाग। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान। यह गंगा के मैदान का सबसे पश्चिमी भाग है। इसका विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। यह मैदान गंगा के पूरे मैदान का सबसे ऊंचा भाग है। इस भाग में पूर्वी भाग की तुलना में वर्षा कम होती है, अतः यह सिंचाई के कृत्रिम साधनों यानी नहरों और नलकूपों का अत्यधिक उपयोग होता है। दूसरा है मध्यवर्ती गंगा का मैदान। यह मैदान ऊपरी गंगा के दौरान और निचली गंगा के मैदान के बीच में उपस्थित है। संपूर्ण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग इसी मध्यवर्ती गंगा के मैदान का हिस्सा है। इस मैदान की ऊंचाई निचले मैदान की तुलना में अधिक एवं ऊपरी मैदान की तुलना में कम है। इस मैदान में वर्षा ऊपरी मैदान की तुलना में अधिक एवं निचली मैदान की तुलना में कम होती है। यहाँ कोसी और गंडक जैसी नदियों के कारण हर साल भारी बाढ़ आती है और गोखुर झीलों का निर्माण होता है, जिन्हें बिहार में मन या चौर कहते हैं। उसके बाद है निचली गंगा का मैदान। तो यह गंगा के मैदान का सबसे पूर्वी भाग है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में है।
इस मैदान की ऊंचाई सबसे कम है, लगभग समुद्र तल के बराबर है ये। और इस मैदान में वर्षा सबसे अधिक होती है। इस मैदान में जल पलाव के लिए या जल जमाव के लिए विशाल निम्न भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें टाल भूमि कहा जाता है। बिहार में पटना से लखीसराय के बीच स्थित मोकामा टाल इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग देखते हैं असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो यह उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे पूर्वी भाग है, जिसे ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों जैसे सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, तिस्ता इत्यादि के द्वारा किए गए अवसादीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। यह मैदान भी निक्षेपात्मक मैदान के बेहतरीन उदाहरण है। इस मैदान का सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है और इसी दिशा में इस मैदान की ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है। इस मैदान में वर्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए यह भारत के आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख उदाहरण है। यह एक अत्यंत उपजाऊ और जलोढ़ मैदान है। यहाँ वर्षा भी अधिक होती है, अतः यह मैदान कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। समतल क्षेत्रों में अधिक जल के कारण चावल की सघन कृषि के साथ साथ मछली पालन किया जाता है और इस मैदान से सटे पहाड़ी ढालों पर चाय की विस्तृत कृषि की जाती है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी असम और भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का एक अति महत्वपूर्ण केंद्र है। शिव सागर, नाहरकटिया और डिगबोई और सुरमा घाटी इसके प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। डिगबोई भारत का सबसे पुराना चालू तेल कुआं है, जिसे 1901 में स्थापित किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं माजुली द्वीप के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच अवसादों के जमाव से एक विशाल नदी द्वीप का निर्माण किया गया है, जो माजुली द्वीप कहलाती है। यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में जानी जाती है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2016 में असम सरकार द्वारा इसे आधिकारिक रूप से पहला नदी द्वीप जिला घोषित किया गया था। बाढ़ के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बनने वाले अस्थायी रेतीले टापुओं का निर्माण होता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में चापोरी कहा जाता है। माजुली द्वीप असमिया नौ वैष्णव संस्कृति का बड़ा केंद्र है और 15वीं सदी में संत श्रीमंत जयशंकर देव द्वारा यहाँ सत्र या मठों की स्थापना की गई, जो आज भी कला, संस्कृति और नृत्य के प्रमुख केंद्र हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार के भूगर्भिक इतिहास का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का टूटा हुआ हिस्सा है। इस विस्तृत पठार पर मुख्य रूप से आर्कियन चट्टानों का विस्तार सबसे बड़े क्षेत्रफल पर पाया जाता है, जिसमें नीच और शिष्ट प्रमुख है। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है, जिसका आधार उत्तर में और शीर्ष दक्षिण कन्याकुमारी में है। इस विशाल पठार का सीमांकन निम्नलिखित संरचनाओं द्वारा होता है। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियां और उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां और शिलांग का पठार, हम उत्तर में विंध्याचल पर्वत और छोटा नागपुर का पठार। इस विशाल पठारी संरचना के निर्माण और विकास को मुख्य रूप से दो भूगर्भिक क्रियाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है विवर्तनिक क्रिया। तो करोड़ों वर्ष पूर्व पैंजिया के दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड के विखंडन के पश्चात भारतीय भूभाग ने उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति करना प्रारंभ किया। इस गति और यूरेशियन प्लेट के साथ होने वाली विवर्तनिकी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रायद्वीपीय भारत के विशाल भूभाग में एक क्षेत्रीय उत्थान हुआ, जिससे इस कठोर पठारी संरचना का निर्माण हुआ है। उसके बाद है ज्वालामुखी क्रिया। तो भूगर्भिक समय सारणी के क्रिटेशियस युग के अंतिम समय से लेकर इयोसीन युग के प्रारंभ तक दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े भाग पर ज्वालामुखी लावा का दरारी उद्भेदन या शांत प्रवाह हुआ। इसी अत्यधिक तप्त बेसाल्टिक लावा के लगातार जमने और ठंडे होने से एक परतदार पठारी संरचना का निर्माण हुआ है। इसी लावा के अपक्षय से आज दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। भूगर्भिक दृष्टिकोण से प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र भारत का सबसे अस्थायी या शांत क्षेत्र माना जाता है। यह एक अति प्राचीन और कठोर भूखंड है। यही कारण है कि आज इस क्षेत्र में भूगर्भिक हलचलें जैसे भूकंप या टेक्टोनिक मूवमेंट हिमालय क्षेत्र की तुलना में अत्यंत ही कम होती है। अपवाद के तौर पर लातूर और कोयना का भूकंप है। उसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। तो अध्ययन की सुगमता और स्थलाकृति विविधताओं के आधार पर इस संपूर्ण प्रायद्वीपीय
माफ करिएगा, इस संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रमुख पठार और प्रमुख पर्वत पहाड़ियां हैं। प्रमुख पठार है मालवा का पठार, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार, बस्तर का पठार, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख पर्वत और पहाड़ियों के बारे में। तो अरावली पर्वत, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मैकाल पर्वत, राजमहल की पहाड़ी, पूर्वी घाट की पहाड़ी, पश्चिमी घाट की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। अब हम देखते हैं मालवा के पठार के बारे में। तो यह प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है। इस पठार का अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके अलावा यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग और गुजरात के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है। यह पठार भी लावा के पठार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रदेश की चट्टानें अत्यधिक कठोर आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, जिनमें मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानें उपस्थित हैं। चंबल तथा बेतवा इस प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं और मालवा का पठार सामान्य ढाल उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर है। यही कारण है कि ये नदियां उत्तर की ओर बहकर यमुना नदी तंत्र में मिल जाती हैं और यह क्षेत्र चंबल के बीड़ों और अवनालिका अपरदन के लिए भी कुख्यात है। बेसाल्टिक लावा के क्षरण के कारण इस क्षेत्र में काली मृदा उपस्थित है और इसी काली मृदा के कारण इस प्रदेश में कपास का विपुल उत्पादन होता है। कपास की प्रचुरता के कारण ही इस क्षेत्र में कपड़ा उद्योग लगाया गया और इसका प्रमुख केंद्र इंदौर है, जिसे मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इस प्रदेश में महत्वपूर्ण धात्विक खनिजों की उपस्थिति भी है। गया जी का पटवा टोली क्षेत्र अपने उत्कृष्ट बुनकर उद्योग के कारण बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है और यूपी के कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उसके बाद है बुंदेलखंड का पठार। यह पठार मालवा के पठार का उत्तर पूर्वी भाग है तथा इसे बुंदेलखंड की उच्च भूमि भी कहा जाता है। इसकी उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण यमुना नदी तथा दक्षिणी सीमा का निर्धारण विंध्यन पर्वत के द्वारा होता है। यह पठार मुख्य रूप से दो राज्यों में फैला है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट में फैला है और मध्य प्रदेश के दतिया, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी इत्यादि जिलों में फैला हुआ है। यद्यपि इस नोट्स में इसे लावा के पठार का उदाहरण माना गया है, परंतु भूगर्भिक दृष्टिकोण से यह भारत के सबसे प्राचीन भूखंडों में से एक है। यह ग्रेनाइट तथा नीस जैसी प्राचीन आर्कियन चट्टानें उपस्थित हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से बुंदेलखंड नीस कहा जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा काफी कम होती है, अतः ये एक अत्यंत सूखा प्रभावित क्षेत्र है। भारत सरकार की केन बेतवा लिंक परियोजना इस क्षेत्र में सूखे की विकराल समस्या के समाधान में अत्यधिक सहायक होगी। यह राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के तहत भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा भी प्रभावित होगा। उसके बाद हम देखते हैं बघेलखंड का पठार। ये मालवा के पठार के पूर्व में स्थित है। इस पठार का अधिकांश हिस्सा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में उपस्थित है। इस प्रदेश में मुख्य रूप से दो प्रकार की चट्टानी संरचनाएं उपस्थित हैं। पहला है कठोर आग्नेय चट्टानों के रूप में बेसाल्ट और दूसरा है संगमरमर की संरचना। इस क्षेत्र में धात्विक खनिजों के रूप में उच्च कोटि का लौह अयस्क उपस्थित है। इसके साथ ही यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले का भी प्रचुर भंडार है। भारत की मानक समय समय भारत की मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में उपस्थित बघेलखंड पठार पर ही काटती है, कोरिया या सूरजपुर जिले के समीप। उसके बाद देखते हैं हम लोग छोटा नागपुर का पठार। तो यह प्रायद्वीपीय मुख्य पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। इस पठार का अधिकांश विस्तार झारखंड राज्य में है। इसके अलावा इसका विस्तार पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी है तथा बिहार की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करता है। बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका इत्यादि को ये स्पर्श करता है। इस क्षेत्र में मैग्मा के अंतर्वेदी जमाव से बनी सील तथा डाइक जैसी आग्नेय चट्टानें उपस्थित हैं। यह प्रदेश भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारी मात्रा में कई बहुमूल्य खनिजों, धात्विक तथा अधात्विक का उत्पादन होता है और रूर मूलतः जर्मनी का एक अत्यधिक खनिज समृद्ध क्षेत्र है। स्वर्ण रेखा और बराकर इत्यादि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दामोदर नदी घाटी अपने गोंडवाना क्रम की चट्टानों और उनमें पाए जाने वाले कोयले के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। इस विशाल पठार के अंतर्गत कई छोटे पठार शामिल हैं जो अपने विशिष्ट खनिजों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे रांची का पठार है, यहाँ यह पठार मुख्य रूप से लौह अयस्क तथा मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा हजारीबाग का पठार। यह पठार अभ्रक और कोयला इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। हजारीबाग या कोडरमा बेल्ट को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है।
टिस्को की स्थापना के बारे में हम लोग देखें तो इस पठारी क्षेत्र में उपस्थित जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। जमशेदपुर में वर्ष 1907 में भारत के पहले बड़े लौह इस्पात उद्योग टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। जमशेदपुर के अलावा बोकारो में भी तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि रूस की सहायता से हुई थी, इसके तहत एक विशाल स्टील प्लांट स्थापित किया गया है। इस पठारी क्षेत्र में एक ही साथ भारी मात्रा में कई उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसी सघनता के कारण इसे छोटा नागपुर का औद्योगिक केंद्र भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं शिलांग का पठार। तो यह प्रायद्वीपीय मुख्य पठार का ही उत्तरी पूर्वी विस्तार है। विवर्तनिक हलचलों के कारण निर्मित मालदा भ्रंश या राजमहल गारो गैप के द्वारा यह शिलांग का पठार भारत के मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया। यह पठार भौगोलिक रूप से हिमालय का नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। इस क्षेत्र में गारो, खासी और जयंतिया नामक छोटी पहाड़ियां उपस्थित हैं और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों का नाम भी गारो, खासी और जयंतिया पड़ा है। कीपनुमा आकृति के कारण इस क्षेत्र में अत्यधिक भारी वर्षा होती है, जैसे मासिन राम। अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी का भारी कटाव हुआ, इसके परिणाम स्वरूप यह नंगी चट्टानें उपस्थित हैं। यह प्रदेश खनिजों के मामले में अत्यधिक धनी है। यहाँ धात्विक एवं अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। प्रमुख खनिजों के रूप में यहाँ टर्सरी काल का कोयला तथा लौह अयस्क उपस्थित है। यहाँ सिलीमेनाइट और यूरेनियम के भी भंडार पाए जाते हैं। खनिजों की इसी प्रचुरता के कारण इस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। उसके बाद है दंडकारण्य का पठार। तो ये प्रायद्वीपीय मुख्य पठार का पूर्वी हिस्सा है। इसका अधिकांश भौगोलिक विस्तार ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में है और आंध्र प्रदेश के कुछ सीमांत क्षेत्र भी इसमें आते हैं। यह भी लावा के पठार का ही एक उदाहरण है। इसके आधार से ग्रेनाइट एवं नीस जैसी प्राचीन एवं कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस घने वन क्षेत्र को दंडक नामक असुर का निवास स्थान माना जाता था। रामायण काल का दंडकारण्य वन। इस प्रदेश में धात्विक खनिजों की प्रचुर उपस्थिति है। घने जंगलों के कारण यह प्रदेश हाथियों का मूल प्राकृतिक आवास माना जाता है। उसके बाद है तेलंगाना का पठार। यह विशाल दक्कन के पठार का ही पूर्वी भाग है। नाम के अनुरूप यह पठार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों में विस्तृत है। यह पठार भी प्राचीन ग्रेनाइट तथा नीस जैसी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कृष्णा तथा गोदावरी हैं। इस नोट्स में कुल्लेरू लिखा है, जो वास्तव में कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित एक प्रसिद्ध मीठे पानी की कोल्लेरू झील है, नदी नहीं है। यह पठार भी अपने धातुई खनिजों के भंडार के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उसके बाद है कर्नाटक का पठार। यह दक्कन के पठार का दक्षिणी हिस्सा है। भौगोलिक रूप से इसे मैसूर का पठार भी कहा जाता है। यह पठार मुख्य रूप से बेसाल्टिक लावा की चट्टानों से निर्मित है, विशेषकर इसका उत्तरी भाग। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख और ऊंची चोटी मुलानगिरी है, जो प्रसिद्ध बाबा बुदान की पहाड़ी में उपस्थित है और इस चोटी की ऊंचाई है 1930 मीटर। यह पठार अपने लौह अयस्क के विपुल उत्पादन के लिए जाना जाता है। बाबा बुदान की पहाड़ी लौह अयस्क के खनन के लिए भारत के सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक है। इस पठारी क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टानों के निरंतर अपरदन के कारण काली मृदा का निर्माण हुआ है और यह उपजाऊ काली मृदा कपास के उत्कृष्ट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम देखते हैं दक्कन का पठार। तो ये पूरे प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बृहद और विस्तृत पठार है, जो एक उल्टे त्रिभुज के आकार में फैला है। इसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। ट्रैप स्वीडिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सीढ़ी। ज्वालामुखी लावा के कई चरणों के जमने से यहाँ सीढ़ी नुमा स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। भूगर्भिक इतिहास में इस क्षेत्र में दरारी लावा का शांत प्रवाह हुआ था, जिसे दक्कन लावा का प्रवाह कहा जाता है। बेसाल्टिक लावा के कारण यहाँ काली मृदा की भारी उपस्थिति है। इसमें जल धारण की क्षमता वाली काली मिट्टी में मुख्य रूप से गन्ने एवं कपास की व्यावसायिक कृषि की जाती है और यहाँ भी महत्वपूर्ण धात्विक खनिज उपस्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मारवाड़ या मेवाड़ का पठार। यह पठार अरावली पर्वत के पूरब में उपस्थित है तथा इसका भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में होता है। इस क्षेत्र को मेवाड़ की उच्च भूमि भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली सबसे प्रमुख नदी है बनास नदी, जो आगे चलकर चंबल नदी में मिल जाती है। यह पठार धात्विक और अधात्विक खनिजों का खजाना है, जैसे यह तांबा, जस्ता, सीसा, चांदी और बालू पत्थर और उच्च कोटि के संगमरमर के उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। राजस्थान की जावर खान सीसा, जस्ता और चांदी के लिए तथा मकराना संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
उसके बाद हम देखते हैं बस्तर का पठार। तो यह पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह मुख्य रूप से दंडकारण्य के पठार का ही उत्तरी हिस्सा माना जाता है। सबरी और कांगेर इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये दोनों गोदावरी नदी तंत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ये पठार उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के भारी खनन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में उपस्थित बैलाडीला की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ से निकाला गया उच्च कोटि का लोहा विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क के अलावा इस क्षेत्र में बॉक्साइट और टीन जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है और इसका संपूर्ण उत्पादन इसी बस्तर या दंतेवाड़ा क्षेत्र से होता है। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहला है अरावली पर्वत। यह पर्वत प्री कैम्ब्रियन युग का पर्वत है जिसे प्रायद्वीपीय भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूगर्भिक संरचना माना जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। साथ ही यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों की सूची में भी शामिल है। इस पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली दिल्ली के मजनू का टीला या दिल्ली रिज तक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है, जिसका लगभग 80% हिस्सा अकेले राजस्थान में है। करोड़ों वर्षों के निरंतर अपक्षय और अपर्दन के कारण यह आज एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में उपस्थित है। अरावली पर्वत गंगा नदी तंत्र तथा सिंधु नदी तंत्र के बीच एक महान जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। यह थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से भी रोकता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अरावली पर्वत कई बहुमूल्य खनिजों का विशाल भंडार है। यहाँ प्रमुख रूप से तांबा, सीसा, जस्ता, एस्बेस्टस और संगमरमर पाए जाते हैं। चूना पत्थर, बालू पत्थर, क्वार्ट्ज इत्यादि भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अरावली का निर्माण मुख्य रूप से धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की अत्यधिक रूपांतरित चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अरावली बचाओ अभियान। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अरावली विकास कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के मसौदे में अरावली के उन हिस्सों को जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है अरावली पर्वत का भाग नहीं माना गया था, क्योंकि अरावली के लगभग 80% हिस्से की ऊंचाई वर्तमान में 100 मीटर से कम हो चुकी है। इसलिए इस फैसले को लेकर पूरे भारत में सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और पर्यावरणविदों द्वारा व्यापक स्तर पर अरावली बचाओ अभियान चलाया गया। उसके बाद हम देखते हैं विंध्यन पर्वत के बारे में। तो यह पर्वत पश्चिम भारत में गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक फैला हुआ है। बिहार में कैमूर और रोहतास जिले इसी विंध्यन पर्वत श्रृंखला का सबसे पूर्वी विस्तार माने जाते हैं। यह एक अवरोधक पर्वत या ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण भूगर्भिक भ्रंश क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह पर्वत उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच एक स्पष्ट विभाजक का कार्य करता है। यह पर्वत उत्तर की ओर बहने वाली गंगा नदी तंत्र तथा दक्षिण भारत की नदियों जैसे नर्मदा के बीच एक प्रमुख जल विभाजक का कार्य करता है। विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है। इसे कालमारू चोटी भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। यह पर्वतीय क्षेत्र लाल बलुआ पत्थर एवं क्वार्ट्ज जैसे खनिजों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक इमारतें जैसे सासाराम का शेरशाह सूरी का मकबरा, लाल किला और सांची का स्तूप इन्हीं विंध्यन लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। उसके बाद है सतपुड़ा पर्वत। यह पर्वत भी प्रायद्वीपीय पठार की एक महत्वपूर्ण संरचना है जो कि विंध्यन पर्वत के ठीक दक्षिण में समानांतर रूप में स्थित है। विंध्यन की तरह ही यह पर्वत भी एक अवरोधक पर्वत है, अर्थात इस पर्वत की उत्पत्ति भी भ्रंशन क्रिया से ही हुई है। एक गहरी भ्रंश घाटी उपस्थित है विंध्यन और सतपुड़ा के बीच। इसी भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। सतपुड़ा के दक्षिण में एक अन्य भ्रंश घाटी उपस्थित है जिसमें ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। सतपुड़ा मुख्य रूप से 7 छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह है। यह इन 7 पहाड़ियों में से पहला है महादेव पहाड़ी। यह इन 7 पहाड़ियों में से एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है। यद्यपि इसकी ऊंचाई कम है किंतु यह चूना पत्थर एवं संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। यह 1350 मीटर ऊंची चोटी महादेव पहाड़ी पर पचमढ़ी में स्थित है। सतपुड़ा सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह संगमरमर के भारी खनन के कारण संगमरमर की पहाड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है जहाँ से बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी सोन और पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा का उद्गम हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। तो प्रायद्वीपीय पठार का अभिन्न हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्व सीमा का निर्धारण करता है। मुख्य रूप से झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र, बिहार के भागलपुर बांका सीमा के समीप इसका विस्तार है।
यह पहाड़ी ज्वालामुखी लावा से निर्मित पहाड़ी का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके पूर्व में उपस्थित मालदा भ्रंश या राजमहल गारो गैप मुख्य प्रायद्वीपीय पठार को मेघालय या शिलांग के पठार से अलग करता है। दामोदर, बराकर और उत्तरी कोयल इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं और यह उत्तर भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है, दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी गोंडवाना क्रम की चट्टानों और उसमें पाए जाने वाले कोयलों की विशाल खनन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसकी सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ, राजमहल की पूरे छोटे नागपुर की पठार की सबसे ऊंची चोटी है। 1365 मीटर ऊंची ये चोटी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और इसे समेत शिखर जी के नाम से जाना जाता है, जो जैन धर्म का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। उसके बाद है बादाम पहाड़ या बादाम की पहाड़ी। यह पहाड़ी भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में या मयूरभंज जिला में उपस्थित है। यह अपरदन से अत्यधिक प्रवाहित पहाड़ी है, सॉरी, यह अपरदन से अत्यधिक प्रभावित पहाड़ी है, जिसके कारण यह कम ऊंचाई की पहाड़ी का उदाहरण है। यह पहाड़ी अपने उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क, मुख्य रूप से हेमेटाइट के खनन या उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लौह अयस्क की प्रचुर उपलब्धता के कारण ही इस क्षेत्र में विशाल स्टील संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिसका सबसे प्रमुख केंद्र राउरकेला है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी की सहायता से की गई थी। उसके बाद है पश्चिमी घाट की पहाड़ियां सह्याद्री। यह पर्वत श्रृंखला प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। इसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी की घाटी से लेकर दक्षिण में केरल एवं तमिलनाडु की सीमा तक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, जो हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पूर्वी घाट पूर्वी घाट की तरफ कटी फटी न होकर यह एक लगातार या सतत पर्वत श्रृंखला है। इसे केवल कुछ प्रमुख दर्रों जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। इसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक अध्ययन की सुविधा के लिए इसे मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी सह्याद्री, मध्यवर्ती सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। कलसुबाई, कुद्रेमुख और महाबलेश्वर और अणाईमोड़ी यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। अणाईमोड़ी की ऊंचाई 2695 मीटर है। यह पश्चिमी घाट और संपूर्ण दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केरल में स्थित शांत घाटी पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। यह अपने सघन 16 वनों और दुर्लभ जैव विविधता जैसे लायन टेल्ड मकाक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती है और पर्वतीय अवरोध के कारण इस क्षेत्र में यानी पश्चिमी ढाल में 250 सेंटीमीटर से अधिक भारी वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण यह क्षेत्र सघन सदाबहार वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण यहाँ प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। उसके बाद है जैव विविधता तप्त स्थल। पश्चिमी घाट भारत के प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थलों यानी हॉट स्पॉट में से एक है। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था। किसी भी भौगोलिक प्रदेश को हॉट स्पॉट घोषित करने के लिए निम्नलिखित दो प्रमुख शर्तों को पूरा करना होता है। पहला, जातीय बहुलता, यानी उस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जैव विविधता उपलब्ध होनी चाहिए जहां समवनी पौधों की कम से कम 1500 स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं। और दूसरा है कि उस क्षेत्र की 70% से अधिक मूल प्रजातियां या प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुके हैं, अर्थात उस पर मानव जनित खतरा मंडरा रहा हो। उसके बाद हम देखते हैं भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। पहला हिमालयन हॉट स्पॉट, ये संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र है। दूसरा इंडो बर्मा हॉट स्पॉट, ये पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार सीमा पर। तीसरा सूडालैंड या अंडमान निकोबार, ये निकोबार द्वीप समूह इसका हिस्सा है। उसके बाद है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। आगे हम देखते हैं पश्चिमी घाट की कुछ प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहला है कलसुबाई। यह महाराष्ट्र राज्य में उपस्थित पश्चिमी घाट की पहाड़ी का हिस्सा है। यह उत्तरी सह्याद्री में स्थित है और इसे उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। कलसुबाई मुख्य रूप से हरिश्चंद्र पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है और यह श्रृंखला की भी सबसे ऊंची चोटी है। हरिश्चंद्र की पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियों गोदावरी तथा कृष्णा के बेसिन के बीच एक महत्वपूर्ण जल विभाजक का कार्य करती है। उसके बाद है अजंता की पहाड़ी, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसे सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी विस्तार के रूप में भी देखा जाता है। यह पहाड़ी क्षेत्र मैग्नीज और डोलोमाइट तथा चूना पत्थर के खनन के लिए जाना जाता है। उसके बाद है कुद्रेमुख, ये कर्नाटक राज्य में है। चिकमगलुरु जिला में पश्चिमी घाट में स्थित है। यह कर्नाटक की प्रमुख तुंगभद्रा नदी यानी तुंगा और भद्रा तथा नेत्रावती नदी के उद्गम स्रोत के समीप है। यह क्षेत्र अपने उच्च कोटि के लौह अयस्क के विशाल भंडार
और खनन के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। नेक्स्ट है नीलगिरी की पहाड़ी। यह प्रायद्वीपीय पठार की एक अत्यंत प्रमुख पर्वतीय गांठ है। इसका विस्तार मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों की सीमा पर है। पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन, यह वह भौगोलिक बिंदु है जहाँ पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट की पहाड़ियां आपस में आकर मिलती हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस क्षेत्र में चारकोनाइट जैसी विशेष प्राचीन चट्टानें उपस्थित हैं, जो कि नीले रंग की आभा लिए होती हैं, और साथ ही यहाँ खिलने वाले नील कुरुंजी फूलों के कारण भी इसे नीले पर्वत या नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। यह पहाड़ी ढाल मुख्य रूप से मसालों के उत्कृष्ट उत्पादन के लिए जानी जाती है, और मसालों के अतिरिक्त यहाँ कॉफी, रबर और चाय का भी विस्तृत बागानी कृषि की जाती है। यह क्षेत्र दुर्लभ नीलगिरी ताहर नामक जंगली बकरी का प्राकृतिक आवास है, और नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। नीलगिरी को भारत का प्रथम जैव मंडल आगार घोषित किया गया था, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। भारत में वर्तमान में कुल जैव मंडल आगारों की संख्या 18 है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक 3 जैव मंडल उपस्थित हैं, पंचमढ़ी, पन्ना और अचान कमार अमरकंटक यानी एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। उसके बाद है अन्नामलाई की पहाड़ी। तो नीलगिरी के दक्षिण में स्थित यह प्रायद्वीपीय पठार का एक प्रमुख पहाड़ी है, जिसका विस्तार तमिलनाडु और केरल राज्य की सीमा पर फैला हुआ है। इस पहाड़ी की सबसे प्रमुख चोटी अनाईमुडी है। 2695 मीटर ऊंची यह चोटी न केवल पश्चिमी घाट की बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की तरह ही यह भी पहाड़ी भी मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी विषुवतीय जलवायु के प्रभाव और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन सदाबहार वनस्पतियों की प्रचुर उपस्थिति है। उसके बाद है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। तो यह पर्वत श्रृंखला प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती हैं। इसका विस्तार उत्तर में महानदी घाटी, उड़ीसा से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। पश्चिमी घाट के विपरीत यह एक लगातार पर्वत श्रृंखला नहीं है, यह एक अविच्छिन्न या कटी फटी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के द्वारा इस पर्वत श्रृंखला का भारी अपरदन और कटाव किया गया है, जिसके कारण यह छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की पहाड़ियों की ऊंचाई अपेक्षाकृत काफी कम है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई मात्र 600 मीटर है। एनसीईआरटी के अनुसार इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, जबकि कुछ आधुनिक भूगोलवेत्ता एवं विद्वान आंध्र प्रदेश में स्थित जिंधागढ़ा को पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। उसके बाद है पालनी की पहाड़ी। यह पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में उपस्थित है। यह सघन वनस्पतियों का क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपने प्रसिद्ध हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है, जो पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। तमिलनाडु का विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल इसी पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद है इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ। इस पहाड़ी का विस्तार केरल तथा तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है। यह भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के द्वारा भारी वर्षा होती है। तीव्र ढाल होने के कारण यहाँ जल जमाव की समस्या नहीं होती, जो बागानी कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। इन्हीं अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र में मसालों का भारी उत्पादन किया जाता है, और मसालों के रूप में यह मुख्य रूप से इलायची का उत्पादन किया जाता है। इसके कारण इसका नाम पड़ा। इलायची के अलावा यहाँ काली मिर्च और लौंग का भी उत्पादन होता है। यह पहाड़ी अपनी सघन वनस्पति एवं जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। तो यह पहाड़ी उड़ीसा राज्य गजपति जिला में स्थित है। इस पर्वत पर महाशिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से और भव्य तरीके से मनाया जाता है। एनसीईआरटी के आंकड़ों के अनुसार इसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। नेक्स्ट है मलयगिरी की पहाड़ी। यह पहाड़ी भी भारत के उड़ीसा राज्य में उपस्थित है। यह उड़ीसा के केओंझर जिले में स्थित है। यह पहाड़ी अपने लौह अयस्क के विपुल उत्पादन एवं खनन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बैलाडीला की पहाड़ी। यह छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिला में स्थित कम ऊंचाई की पहाड़ी है। यद्यपि इसकी ऊंचाई कम है, किंतु यह अपने उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के उत्खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के अलावा इस क्षेत्र में मैग्नीज तथा कोयला का भी उत्पादन किया जाता है। यहाँ का लौह अयस्क विशाखापत्तनम बंदरगाह के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं गड़जात की पहाड़ी। यह भी उड़ीसा राज्य में स्थित कम ऊंचाई की पहाड़ी का उदाहरण है। इस पहाड़ी क्षेत्र को उड़ीसा की उच्च भूमि भी कहा जाता है।
यह क्षेत्र भी लौह अयस्क के खनन के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र गोंड और संथाल जैसी जनजातियों का प्रमुख निवास स्थान है। उसके बाद है शेषाचलम की पहाड़ी। तो यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की सीमा पर उपस्थित है। भौगोलिक रूप से इसका 100% हिस्सा आंध्र प्रदेश के तिरुपति और अन्नामया जिलों में आता है। यह 7 पहाड़ियों का एक पवित्र समूह है, जिन्हें शेषाद्री, नीलाद्री, गरुड़ाद्री, अंजनाद्री, वृषभाद्री, नारायणद्री और वेंकटाद्री कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर इन्हीं पहाड़ियों यानी वेंकटाद्री पर स्थित है। यह पहाड़ी लाल चंदन की प्राकृतिक आवास के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है और इसे 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। उसके बाद है पालकोंडा तथा वेलिकोंडा पर्वत। यह आंध्र प्रदेश में स्थित पूर्वी घाट की पहाड़ियों का हिस्सा है। ये पेन्नार नदी घाटी के समीप है। ये अत्यधिक अपरदित पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में धात्विक खनिजों के खनन के साथ साथ तंबाकू का भी व्यावसायिक उत्पादन होता है। उसके बाद है नल्ला मलाई पर्वत। यह कृष्णा नदी के दक्षिण में उपस्थित है। यह आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट के समानांतर फैली हुई है। यहाँ लौह अयस्क, मैग्नीज, चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। घने जंगलों और चट्टानों के रंग के कारण इसे काली पहाड़ी भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम अमराद अमराबाद इसी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद है जावदी पहाड़ी। ये तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में है। यह पहाड़ी अपने लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है पंचमलाई। इसे हरा पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में हरे रंग की चट्टानें उपस्थित है। यह पहाड़ी भी तमिलनाडु में ही स्थित है। उसके बाद है सेवराय की पहाड़ी। यह तमिलनाडु राज्य में उपस्थित पहाड़ी है जो पूर्वी घाट का ही हिस्सा है। यह सलेम जिले में स्थित है। शिवराय तमिलनाडु के एक स्थानीय देवता के नाम है, जिनके नाम पर इस पहाड़ी का नामकरण हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सन्यासी मलाई है और प्रसिद्ध हिल स्टेशन येरकॉड इसी पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री को पार करने के लिए 4 प्रमुख प्राकृतिक दर्रे मौजूद हैं जो परिवहन और व्यापार के लिए जीवन रेखा है। पहला है थाल घाट दर्रा। यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भारत का प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44, जिसका पुराना नाम NH 3 था, इसी दर्रे से होकर गुजरता है। इसी मध्य रेलवे का वाधनपुर रेल लिंक इसी से होकर गुजरता है। उसके बाद है भोरघाट। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 66 और NH 48 इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं और दक्षिण भारत को जाने वाला मुंबई रेल लिंक इसी दर्रे से गुजरता है। उसके बाद है पालघाट दर्रा। ये केरल के नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच है। यह केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47 और नया नाम NH 544 इसी दर्रे से होकर गुजरता है। चेन्नई एर्नाकुलम रेल लिंक इसी दर्रे से होकर गुजरता है। चौथा है सेनकोट्टा दर्रा। यह केरल तमिलनाडु सीमा पर इलायची पहाड़ी पर है। यह केरल के कोल्लम को तमिलनाडु के मदुरई या तेनकासी से जोड़ता है। यह पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी प्रमुख दर्रा है। उसके बाद है हिमालय पर्वत की कुछ प्रमुख हिमानियां। हिमानी बर्फ का वह विशाल नदी रूप है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान पर खिसकता है। आपके डेटा के अनुसार हिमालयनों का या हिमानियों का क्षेत्रवार वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला है काराकोरम श्रेणी। सबसे पहले सियाचिन 75 किलोमीटर। यह भारत का सबसे बड़ा और विश्व के ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद है फेडसेंको 74 किलोमीटर, हिस्पार 62 किलोमीटर, बियाफो 59 किलोमीटर, वोल्टारो 58 किलोमीटर, छोंगुलुंगमा छोगुलुंगमा 50 किलोमीटर, खुर्दापला या खुर्दोपला 47 किलोमीटर, यारकंद रीमो 40 किलोमीटर, लोलोफोंड 40 किलोमीटर, गाडविन ऑस्टिन 30 किलोमीटर, कुनयांग 24 किलोमीटर, चांग कुमसुन 21 किलोमीटर, मोनोस्तुंग 16 किलोमीटर, पासु 15 किलोमीटर और गंगरी 13 किलोमीटर। उसके बाद है कुमाऊं गढ़वाल प्रदेश। तो गंगोत्री 30 किलोमीटर। यहीं के गोमुख से भागीरथी या गंगा का उद्गम होता है। मिलाम 20 किलोमीटर, माना 18 किलोमीटर, भागीरथी खड़क 18 किलोमीटर और संतोपंच या सतोपंच 16 किलोमीटर। उसके बाद है पीर पंजाल श्रेणी। तो सोन पानी
15 किलोमीटर, बड़ा सिगड़ी 15 किलोमीटर। नेक्स्ट है कंचनजंगा एवरेस्ट प्रदेश, कांगसुंग 52 किलोमीटर, जेमू 25 किलोमीटर। और यह पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जहाँ से तिस्ता नदी निकलती है। कंचनजंगा 21 किलोमीटर, चुंगफाड़ 20 किलोमीटर, खुम्बू 20 किलोमीटर, रोंगबक 19 किलोमीटर, तोलमबाऊ 19 किलोमीटर, बरून 15 किलोमीटर, राखियाट 15 किलोमीटर और रामबाग 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है मध्य नेपाल प्रदेश, तो येपो कांगरा 13 किलोमीटर, छुलिंग 11 किलोमीटर और लिदांदा 11 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं भारत की प्रमुख घाटियां। तो सबसे पहले चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी तिब्बत के सिगात्से विभाग में स्थित एक घाटी है। यहाँ पर भारत के सिक्किम राज्य, भूटान और तिब्बत तीनों की सीमाएं मिलती हैं। 1904 में भारत की ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत पर चढ़ाई करके चुम्बी पर 9 महीने का कब्जा कर लिया था और इसी मार्ग से 1904 में ब्रिटिश मिशन गया था। उसके बाद है कांगड़ा घाटी। इसमें प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला स्थित है। नेक्स्ट है स्पीति घाटी। ये बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ इसी घाटी में स्थित है। उसके बाद है पंगी घाटी। इस क्षेत्र में पंगवाल और भोटिया जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी। यह धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है और इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पार्वती घाटी, ये कुल्लू में स्थित है। हिंदू सिख तीर्थ यात्रियों के मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। गर्म जल के स्रोत होने के कारण यहाँ भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। उसके बाद है शांत घाटी। यह केरल राज्य के पलक्कड़ यानी पालघाट जिले में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। आठवां है मालना पहाड़ी, मालना घाटी। यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद है युथांग घाटी। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है किन्नौर घाटी। यह तिब्बत की सीमा के समीप स्थित है और हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चितकुल का मार्ग प्रदान करती है। आगे हम देखते हैं हिमालय की हिम रेखा। किसी पर्वत या उच्च भूमि पर वह कल्पित रेखा जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है तथा जो अस्थायी हिमवरण की निम्नतम सीमा होती है, हिम रेखा कहलाती है। असम हिमालय की हिम रेखा की ऊंचाई 4420 मीटर, नेपाल हिमालय की हिम रेखा की ऊंचाई 4500 मीटर, पंजाब हिमालय की हिम रेखा की ऊंचाई 5185 मीटर, कुमायूं हिमालय की हिम रेखा की ऊंचाई 5200 मीटर और कश्मीर हिमालय की हिम रेखा की ऊंचाई 6000 मीटर है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर नमी कम होने के कारण हिम रेखा की ऊंचाई बढ़ती जाती है। आगे हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे को तिब्बती भाषा में ला कहते हैं। नियमानुसार इसे सिपकी दर्रा अथवा सिपकी ला कहना चाहिए, परंतु प्रचलन में सिपकी ला दर्रा ही है। पहला है लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर के दर्रे। काराकोरम दर्रा, तो यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणियों के मध्य स्थित भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई 5654 मीटर है और यहाँ से चीन को जाने वाली भी एक सड़क भी बनाई गई है। प्राचीन काल में इस दर्रे से यारकंद भी जाते थे। उसके बाद है जोजिला दर्रा। तो जम्मू कश्मीर राज्य के जासकर श्रेणी में यह दर्रा स्थित है। इसकी ऊंचाई 3529 मीटर है और श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। उसके बाद है पीर पंजाल दर्रा। ये जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह पीर पंजाल के मध्य 3494 मीटर ऊंचा दर्रा है। इसी दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। उसके बाद है बनिहाल दर्रा। ये जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2832 मीटर है और जम्मू से श्रीनगर का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। आगे हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो पहला है सिपकीला दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश के जासकर श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से होकर शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। उसके बाद है रोहतांग दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणियों में दर्रा स्थित है। इसकी ऊंचाई 4631 मीटर है और जवाहर सुरंग इसी भाग में स्थित है। स्रोत में दी गई जानकारी के विपरीत जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर के बनिहाल दर्रे में स्थित है। रोहतांग दर्रे में भारत की प्रसिद्ध अटल सुरंग स्थित है। उसके बाद है बारालाचला दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश में जासकर श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसकी ऊंचाई 4512 मीटर है और मंडी से लेह जाने के मार्ग में इसी दर्रे से गुजरना पड़ता है। उसके बाद है उत्तराखंड के दर्रे। इसमें पहला है माना दर्रा। यह उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणियों में स्थित है और इस दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। उसके बाद है नीति दर्रा। यह दर्रा भी उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में स्थित है।
यह 5398 मीटर ऊंचा है और यहाँ से भी मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का मार्ग खुलता है। उसके बाद है पूर्वोत्तर भारत के दर्रे। तो इसमें पहला है नाथुला दर्रा, यह सिक्किम राज्य में डोगी डोगिगिया श्रेणी में नाथुला दर्रा स्थित है। यह भारत चीन युद्ध में अपने सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चित रहा था। यहाँ से दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। उसके बाद है जलैपला दर्रा। यह दर्रा भी सिक्किम राज्य में है और भूटान जाने वाला मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। यहाँ से भी दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। उसके बाद है बोमडीला दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। बोमडीला से तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। उसके बाद है यांगयाप दर्रा, तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत यानी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ से चीन के लिए मार्ग भी खुलता है। उसके बाद है दीपो दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर यह दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है पांग साउ दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है और डिब्रूगढ़ से म्यांमार जाने का मार्ग इसी दर्रा से होकर गुजरता है। उसके बाद है तुजू दर्रा। यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इम्फाल से तामू तथा म्यांमार जाने के लिए इसी दर्रे से होकर रास्ता जाता है। उसके बाद है दक्षिण भारत के दर्रे। तो इसमें पहला है थाल घाट। यह महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित प्रमुख दर्रा है। इसकी ऊंचाई 583 मीटर है और यहाँ से होकर दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। उसके बाद है भोर घाट। यह दर्रा भी महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है। पुणे बेलगाम रेल मार्ग और सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। उसके बाद है पाल घाट। यह केरल राज्य के मध्य पूर्व में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर है और कालीकट चित्तौड़ से कोयम्बटूर इंदौर के रेल व सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों यानी पूर्व और पश्चिम पर संकरे तटीय मैदानों का विस्तार है। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। पहले हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में जाने तो यह मैदान पश्चिमी घाट की पहाड़ी तथा अरब सागर के बीच अवस्थित है। यह मैदान उत्तर में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल तक विस्तृत है। इस मैदान के निर्माण में मुख्य नदियों के द्वारा अवसादों के जमाव की भूमिका है। प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, शरावती, पेरियार, ये उनके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान के निर्माण में सागर नीतल के उत्थान तथा तटीय क्षेत्र के निमज निमज्जन या धसाव की भी महत्वपूर्ण भूगर्भिक भूमिका है। पूर्वी घाट की तुलना में यह एक अत्यंत संकरा मैदान है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वे लंबाई में काफी छोटी होती हैं और तीव्र ढाल से बहती हैं। तीव्र ढाल के कारण इस मैदानी क्षेत्र में नदियां डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुअरी या ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो कि एस्चुअरी बनाती हैं। इस क्षेत्र में समुद्री तरंगों के द्वारा अवसादों के जमाव के बीच का निर्माण होता है। ये बीच पर्यटन के प्रमुख केंद्र होते हैं जैसे गोवा के बीच। उसके बाद है लैगून या पश्च जल। इस तटीय मैदान में खारे जल की झीलें पाई जाती हैं जिसे लैगून या पश्च जल कहा जाता है। केरल की वेम्बनाड झील भारत के सबसे बड़े पश्च जल या लैगून का उदाहरण है। यह एक आर्द्र भूमि का भी उदाहरण है जो प्रवासी पक्षियों का प्रमुख प्राकृतिक आवास है। इसी झील में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन होता है। अरब सागर में अत्यधिक ऊंचाई के ज्वार आते हैं एवं तट कटा फटा है, इसलिए इस क्षेत्र में प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है जैसे कांडला, मुंबई, नहावा, सेवा और कोच्चि। इस प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होती है। यहाँ शीत ऋतु शुष्क होती है एवं ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के द्वारा भारी वर्षा होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार इस प्रदेश की जलवायु को AMW प्रकार की जलवायु कहा जाता है, जहाँ ए से तात्पर्य है उष्णकटिबंधीय जलवायु इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एम से मानसूनी पवनों के द्वारा वर्षा यानी मानसून और डब्ल्यू से शीत ऋतु शुष्क यानी विंटर ड्राई। अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ नारियल तथा केले की सघन खेती की जाती है। तटीय क्षेत्र होने के कारण मछली पकड़ना एक प्रमुख आर्थिक क्रिया है। बंदरगाहों की उपस्थिति के कारण यहाँ भारी मात्रा में आयात एवं निर्यात जैसी गतिविधियां होती हैं और खाड़ी प्रदेशों और अपतटीय क्षेत्रों में कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन तथा खनन किया जाता है। बॉम्बे हाई भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल उत्पादक क्षेत्र है।
यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, जहाँ मुख्य रूप से बीच पर्यटन, जल क्रीड़ा और प्राकृतिक पर्यटन विकसित है। इस तटीय क्षेत्र को कई गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे सागरीय प्रदूषण की समस्या, जैव विविधता में कमी, असंतुलित सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, प्रवाल विरंजन की समस्या, तटीय क्षेत्रों में मृदा के कटाव या अपरदन की दर में वृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग के कारण सागरीय जल स्तर का बढ़ना। आगे हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ वर्गीकरण। तो भौगोलिक भिन्नता के आधार पर पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित उपभागों में बांटा गया है। कच्छ का तट जो गुजरात में है, काठियावाड़ का तट ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, कोंकण तट ये महाराष्ट्र गोवा तक है, कन्नड़ तट ये कर्नाटक में है और मालाबार तक ये केरल में है और ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। तो यह तटीय मैदान पूर्वी घाट की पहाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत की पूरब की तरफ प्रवाहित होने वाली बड़ी नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि के द्वारा लाए गए अवसादों के भारी जमाव से हुआ है। यह भी एक निक्षेपात्मक मैदान है या उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में यह मैदान अधिक चौड़ा है और इसका मुख्य कारण इस मैदान का निर्माण बड़ी नदियों के अवसादों के जमाव के कारण होता है। नदियां समुद्र में मिलने से पहले कई वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं, जिसके कारण यहाँ डेल्टा का निर्माण किया गया है, जैसे महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और कावेरी डेल्टा। इस मैदानी क्षेत्र में विशाल लैगून उपस्थित हैं, जैसे चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है और पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। ये दोनों झीलें आर्द्र भूमि का बेहतरीन उदाहरण है। इसे भारत की पहली रामसर साइट यानी चिल्का झील को भारत की पहली रामसर साइट घोषित किया गया था। यह झील विश्व प्रसिद्ध ओलिव रिडले कछुओं का प्रमुख प्रजनन स्थल है। इस झील के किनारे भारत का प्रसिद्ध उपग्रह प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा स्थित है। यह तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न या विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अत्यधिक प्रभावित रहता है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसे तीन प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। पहला है उत्कल का मैदान। यह पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है। इसका अधिकांश भौगोलिक विस्तार ओडिशा राज्य में है। भुवनेश्वर के तटीय जो कि तटीय शहर है, पारादीप और हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा पर है, इस क्षेत्र की प्रमुख बंदरगाह है। इस मैदान में मैंग्रोव वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है। इसके कारण इस प्रदेश में कई प्रजाति के जलीय जीव निवास करते हैं और जैव विविधता की इसी अधिकता के कारण इस मैदान को जलीय जीवों का अजायब घर या चिड़ियाघर कहा जाता है। ओडिशा का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान अपने मैंग्रोव और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है उत्तरी सरकार तट। इसे काकीनाडा का तट भी कहा जाता है। इसका अधिकांश विस्तार आंध्र प्रदेश राज्यों में है। यह मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है और इस मैदान में गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया गया है। इस मैदान के दक्षिणी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप उपस्थित है, जहां भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल स्थापित किया गया है। उसके बाद है कोरोमंडल तट। यह पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी हिस्सा है। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक है। यह मैदान अत्यधिक चौड़ा है, जिसमें कावेरी नदी के द्वारा विशाल डेल्टा का निर्माण किया गया है। यह भारत का एकमात्र ऐसा तट है जो शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से भारी वर्षा प्राप्त करता है। इस क्षेत्र में रामेश्वरम, धनुषकोडी, पंबन जैसे द्वीप उपस्थित हैं। रामेश्वरम, चेन्नई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और कराईकल इत्यादि इसके प्रमुख बंदरगाह हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान में सघन कृषि की जाती है और यहाँ डेल्टाई क्षेत्रों में धान के अलावा तंबाकू की भी व्यावसायिक कृषि की जाती है। समुद्र तट के कारण मछली पकड़ना यहाँ की भी एक प्रमुख आर्थिक क्रिया है। बंदरगाहों की उपस्थिति के कारण आयात निर्यात जैसी व्यावसायिक गतिविधियां संपन्न होती हैं। पूर्वी तटीय मैदान में पर्यटन एक प्रमुख आर्थिक आधार है, जिसमें बीच पर्यटन, जल क्रीड़ा और पारिस्थितिकीय पर्यटन शामिल है। पश्चिमी तट की तरफ पूर्वी तट पर निम्नलिखित पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रहा है, जैसे सागरीय प्रदूषण की समस्या, जैव विविधता में कमी, असंतुलित सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, प्रवाल विरंजन की समस्या जैसे मन्नार की खाड़ी में हुआ है, तटीय क्षेत्रों में मृदा की कटाव या अपरदन की उच्च दर और सागरीय जल स्तर का बढ़ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत का द्वीपीय प्रदेश। तो भारत भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर भारत के द्वीपीय प्रदेशों को मुख्य रूप से दो विशाल समूहों में विभाजित किया गया है। पहला है अरब सागर में उपस्थित द्वीप और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में
उपस्थित द्वीप। पहले हम लोग देखते हैं अरब सागर में उपस्थित द्वीप यानी लक्षद्वीप के बारे में। तो अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों के समूह को संयुक्त रूप से लक्षद्वीप कहा जाता है। यह भारत की सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। प्राचीन काल में इसे लक्का द्वीप कहा जाता था, जिसका शाब्दिक एवं सामान्य अर्थ लाख द्वीप होता है, और वर्ष 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप पूरी तरह से प्रवाल द्वीपों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लक्षद्वीप का निर्माण अरब सागर में जलमग्न हो चुके प्राचीन ज्वालामुखी द्वीपों के चारों तरफ प्रवाल भित्तियों के निरंतर निर्माण के कारण हुआ है। इसी भौगोलिक प्रक्रिया के कारण लक्षद्वीप को एटॉल या वलयाकार प्रवाल भित्ति का उदाहरण माना जाता है। 8 डिग्री चैनल यह लक्षद्वीप मिनिकॉय को स्वतंत्र देश मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल यह लक्षद्वीप के सुहेली तथा मिनिकॉय को अलग करता है। व्यापक रूप से यह चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। सुहेली मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा और दक्षिणी द्वीप है। कल्पेनी अगाती जहाँ हवाई अड्डा स्थित है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी। चेतलत, बंगारम, अमीनी द्वीप इत्यादि लक्षद्वीप के प्रमुख बड़े द्वीप हैं। इस क्षेत्र में प्रवालों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। वनस्पतियों के रूप में यहाँ मैंग्रोव वनस्पतियां भी उपस्थित है। लक्षद्वीप की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश वर्षा होती है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। प्रवाल मृदा होने के कारण यहाँ मुख्य रूप से नारियल तथा केले की कृषि की जाती है। समुद्र से घिरे होने के कारण मछली पकड़ना यहाँ की एक प्रमुख गतिविधि है, और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है पर्यटन। यहाँ के बीच पर्यटन, जल क्रीड़ा, विभिन्न प्रजाति के रंग बिरंगे प्रवाल और शांत लैगून पर्यटकों को भारी संख्या में आकर्षित करते हैं। लक्षद्वीप के इस छोटे से द्वीप पर मानव निवास नहीं है। यहाँ पक्षियों के संरक्षण के लिए पक्षी अभयारण्य बनाया गया है। यहाँ विभिन्न प्रजाति के पक्षियों, जंतुओं और प्रवालों का प्राकृतिक संरक्षण किया जा रहा है। उसके बाद है बंगाल की खाड़ी में उपस्थित द्वीप यानी अंडमान एवं निकोबार। बंगाल की खाड़ी में स्थित 552 से अधिक द्वीपों के विशाल समूह को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, अंडमान तथा निकोबार। अंडमान में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान शामिल हैं, और निकोबार में ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और लघु या लिटिल निकोबार शामिल हैं। अन्य प्रमुख द्वीप हैं टेरेसा, बोमपोका, कच्छल द्वीप और निकोबार के ये अन्य प्रमुख द्वीप हैं। अंडमान निकोबार मुख्य रूप से हिमालय के पूर्वी मोड़ अराकान योमा का ही दक्षिणी विस्तार है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तथा इस खाड़ी में जल से बाहर निकला हुआ अराकान योमा का उच्च हिस्सा ही अंडमान निकोबार कहलाता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान समूह को निकोबार समूह से अलग करता है, सटीक रूप से लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। कोको चैनल यह म्यांमार के कोको द्वीप तथा भारत के उत्तरी अंडमान को एक दूसरे से अलग करता है। डंकन पास या पैसेज यह मार्ग दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। सैंडल चोटी इसकी सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। यह उत्तरी अंडमान में स्थित है और पूरे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है माउंट थोलियर, यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। यह निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नया नामकरण श्री विजयपुरम कर दिया गया है। जारवा, सेंटिनलीज और ग्रेट निकोबारी और अंडमानी यहाँ निवास करने वाली अति प्राचीन जनजातियां हैं। ये सभी पीबीटीजीएस यानी पर्टिकुलरली वनरुलेबल ट्राइबल ग्रुप्स की श्रेणी में आते हैं। इस क्षेत्र में उपस्थित भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है बैरन द्वीप, और इसे एक प्रसुप्त ज्वालामुखी माना जाता है, किंतु ऑक्सफोर्ड के कुछ शोध इसे एक मृत ज्वालामुखी भी मानते हैं, और यह है नारकोंडम द्वीप यानी नारकोंडम द्वीप। भारत सरकार के द्वारा ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए कुछ द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए हैं, जैसे राष्ट्र द्वीप का नया नाम हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, जहाँ औसतन 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे पहले मानसूनी पवनें अंडमान एवं निकोबार में ही प्रवेश करती हैं, लगभग 20 से 25 मई के बीच, किंतु भारत की मुख्य भूमि पर मानसून सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर आता है जून के पहले सप्ताह में। अंडमान निकोबार में ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु दोनों ही समय वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिम मानसून से
तथा शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा होती है। वर्षा के वितरण के आधार पर यहाँ 3 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पहला है सदाहरित वनस्पतियाँ, जिन क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक वर्षा होती है, वहाँ यह पाई जाती हैं। उसके बाद है मैंग्रोव वनस्पति, यह तटीय क्षेत्रों में जहाँ खारे जल की उपस्थिति है, वहाँ पाई जाती हैं। उसके बाद है पर्णपाती वनस्पति, तो द्वीपों के आंतरिक भागों में जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मृदा वाले समतल क्षेत्रों में चावल की कृषि के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्रों में रबर की कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके अतिरिक्त नारियल की कृषि बहुतायत में होती है। तटवर्ती क्षेत्रों में मछली पकड़ना आजीविका का मुख्य साधन है और यह यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। विभिन्न प्रजाति के प्रवाल प्राकृतिक पर्यटन जल क्रीड़ा पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ स्थित सेलुलर जेल यानी काला पानी जैसी ऐतिहासिक विरासतें राष्ट्रीय पर्यटन का प्रमुख केंद्र हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। तो अपवाह तंत्र का सामान्य अर्थ किसी नदी और उसके संपूर्ण तंत्र से है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित भौगोलिक प्रक्रियाएं और संरचनाएं शामिल होती हैं। नदी के उद्गम स्रोत से लेकर उसके निकाय तक की यात्रा, मुख्य नदी और उसमें मिलने वाली सभी सहायक नदियां, नदियों द्वारा निर्मित अपवाह प्रतिरूप और स्थानीय ढाल और भूगर्भीय संरचना के अनुसार नदियों का स्वयं को व्यवस्थित करना, नदियों द्वारा अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करना, एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित संपूर्ण क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। दो अपवाह द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं, जैसे अम्बाला, जो गंगा और सिंधु नदी तंत्र को अलग करता है। उसके बाद हम देखते हैं अपवाह प्रतिरूप। नदी एवं उसकी सहायक नदियां अपने स्रोत या उद्गम से लेकर निकास या मुहाने तक जिस ज्यामितीय आकार या नेटवर्क का निर्माण करती हैं, उसे अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। यह प्रतिरूप मुख्य रूप से चट्टानों की प्रकृति, ढाल, संरचनात्मक नियंत्रण और टेक्टोनिक गतिविधियों पर निर्भर करता है। उसके बाद है अपवाह प्रतिरूप के प्रकार। तो इसको निम्नलिखित ज्यामितीय आकारों में बांटा गया है। पहला है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। जब सहायक नदियां मुख्य नदी के साथ इस प्रकार मिलती हैं कि उनका पूरा तंत्र वृक्ष की शाखाओं के समान फैला हुआ दिखाई देता है। यह प्रतिरूप मुख्यतः सपाट मैदानी इलाकों और एक समान चट्टानी संरचना वाले क्षेत्रों में बनता है। अमेजन नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इसके उदाहरण हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान वृक्षाकार प्रतिरूप का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उसके बाद है समानांतर अपवाह प्रतिरूप। जब कोई सहायक नदी मुख्य नदी के समानांतर प्रवाहित होती है तो काफी दूरी तय करने के बाद मुख्य नदी में मिलती है, इसे समानांतर अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। यह अत्यधिक तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में विकसित होता है, जैसे प्रयागराज से पहले गंगा के समानांतर यमुना नदी प्रवाहित होती है और फिर प्रयागराज में आकर गंगा में मिल जाती है। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां जैसे शरावती तीव्र ढाल के कारण समानांतर प्रतिरूप का बेहतरीन निर्माण करती है। उसके बाद है आयताकार अपवाह प्रतिरूप। चट्टानों की संधियों या दरारों के कारण जब सहायक नदियां मुख्य नदी से लगभग समकोण पर मिलती है तो आयताकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है। यह दृढ़ और फॉल्ट चट्टानी संरचना वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में विंध्यन चट्टानों वाले क्षेत्रों जैसे चंबल और बेतवा बेसिन में प्रतिरूप प्रमुखता से देखा जा सकता है। उसके बाद है अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। जब नदियां किसी एक केंद्रीय पहाड़ी या ऊंचे गुंबदाकार शिखर से निकलकर सभी दिशाओं में यानी बाहर की तरफ प्रवाहित होने लगती हैं तो इसे अपकेंद्रीय या अरीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ से पश्चिम में नर्मदा, उत्तर से सोन नदी और दक्षिण पूर्व से महानदी निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं और बिहार की पारसनाथ पहाड़ियां भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उसके बाद है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। जब नदियां चारों दिशाओं यानी उच्च भूमियों से प्रवाहित होती हुई किसी एक केंद्रीय बेसिन, गड्ढे या झील या सागर में आकर गिरती हैं
तो इसे अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। मणिपुर की लोकटक झील, राजस्थान की सांभर झील और लद्दाख के कई आंतरिक बेसिन अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है हेरिंग बोन अपवाह प्रतिरूप। जब नदियां यानी सहायक नदी मुख्य नदी से लगभग समकोण पर इस प्रकार मिलती हैं कि उसका आकार मछली की हड्डी जैसा दिखाई देता है तो इसे हेरिंग बोन प्रतिरूप कहा जाता है। भारत में यह प्रतिरूप झेलम नदी घाटी के ऊपरी हिस्सों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसके बाद है जालीदार अपवाह प्रतिरूप। तो जब कठोर तथा मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं तो प्राथमिक सहायक नदियां मुख्य नदी के समानांतर बहती हैं और द्वितीयक सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं, जिससे एक जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप बनता है। भारत में छोटा नागपुर पठार और सिंहभूम के पुराने वलित पर्वत क्षेत्रों में यह जालीदार प्रतिरूप देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं भारत के अपवाह तंत्र। तो भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से दो विशाल वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालयन अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। सबसे पहले हम लोग हिमालयन अपवाह तंत्र के बारे में देखें तो इसमें सीधे हिमालय और उसके ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां शामिल हैं, जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां अपनी युवा अवस्था में हैं क्योंकि हिमालय विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत है। ये नदियां सदावाहिनी है या सदावाहिनी नदियों का उदाहरण है। अधिकांश नदियां हिमालय में उपस्थित हिमनद से निकलती हैं और हिमनद के पिघलने और वर्षा जल दोनों से इन्हें पूरे वर्ष जल की आपूर्ति होती रहती है। युवा अवस्था और अत्यधिक ढाल के कारण इन नदियों का वेग अत्यधिक होता है और यही कारण है कि लंबवत अपर्दन के द्वारा ये नदियां गहरी घाटियां निर्मित करती हैं, जिन्हें गार्ज और कैनियन कहा जाता है। ये भी आकार की घाटी बनाती हैं। सिंधु नदी द्वारा दिहांग गार्ज इसका प्रमुख उदाहरण है। मैदानी भाग में प्रवेश करने पर हिमालय से निकलने वाली नदियां घुमावदार मार्ग का अनुसरण करती हैं, जिसे नदी विसर्प कहा जाता है। बिहार में कोसी नदी अपने विसर्पण और मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियां मुहानों पर अवसादों के निक्षेपण से बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा। उसके बाद है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसमें प्रायद्वीपीय पठार एवं उसकी पहाड़ियों जैसे पश्चिमी घाट और विंध्याचल से निकलने वाली नदियां शामिल हैं। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसलिए ये नदियां पुरानी हैं तथा अपनी वृद्धा अवस्था या प्रौढ़ा अवस्था में उपस्थित है। इन्होंने अपने आधार तल को प्राप्त कर लिया है। कुछ बड़ी नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि को छोड़कर अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। ये पूरी तरह मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहती हैं। कावेरी नदी अपवाद है क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होता है, जिससे यह लगभग सदावाहिनी बन जाती है। ये नदियां अपनी वृद्धा अवस्था में है, जहाँ ढाल अत्यंत मंद है और लंबवत अपरदन लगभग शून्य होता है। इसलिए इन नदियों के द्वारा गहरी घाटियों यानी गार्ज या कैनियन का निर्माण नहीं होता। ये चौड़ी और उथली घाटियों से बहती हैं। प्रायद्वीपीय पठार कठोर चट्टानी संरचना से निर्मित है, अतः इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां अपना मार्ग नहीं बदलती और सामान्यतः विसर्प का निर्माण नहीं करती हैं। इनका मार्ग सीधा और रेखीय होता है। प्रायद्वीपीय पठार की वे नदियां जो पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वे डेल्टा बनाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। प्रायद्वीपीय पठार की वे नदियां जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती हैं, वे डेल्टा न बनाकर एस्चुअरी या ज्वारनदमुख बनाती हैं, जैसे नर्मदा और तापी नदियां। ये नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, इसलिए अपने मुहाने पर अवसाद नहीं जमा कर पाती। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत का प्रमुख नदी तंत्र। तो सबसे पहला है सिंधु नदी तंत्र। इसकी दाहिनी सहायक नदी है श्योक, गिलगित, स्वात, काबुल, कुनार, कुर्रम, तोची, गोमल और झोप।
और सिंधु नदी की बाईं सहायक नदी है जास्कर, सुरु, सोहन, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, स्पीति, जो कि सतलुज की सहायक है। यह भारत में उपस्थित सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है। इस नदी का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप बोखर चू हिमनद है। यह नदी कराची के पूरब में अरब सागर में गिरती है और तिब्बत में सिंगी खम्बान या सिरमुख कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। यह नदी मुख्यतः तीन देशों से प्रवाहित होती है, तिब्बत, चीन, भारत और पाकिस्तान। भारत में यह नदी लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। नंगा पर्वत के समीप इस नदी के अत्यंत गहरे सिंधु गार्ज का निर्माण किया गया है। इस नदी का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है और सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु नदी जल बंटवारे के लिए भारत तथा पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 में सिंधु जल समझौता किया गया था। इसके तहत पूर्वी नदियों जैसे रावी, ब्यास और सतलुज का 100% जल भारत को तथा पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब, झेलम का 80% जल पाकिस्तान और 20% जल भारत को उपयोग के लिए दिया गया है। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हम लोगों ने ऊपर देखा था, जिसमें दाहिनी सहायक नदी और बाईं सहायक नदी दोनों के बारे में हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखते हैं झेलम नदी। तो पीर पंजाल गिरिपाद में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। यह नदी पाकिस्तान में झांग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है और किशनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पाकिस्तान में किशनगंगा को नीलम नदी कहा जाता है। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना, उरी बांध और मंगला बांध प्रमुख बांध है। यह नदी वुलर झील एवं श्रीनगर से प्रवाहित होती हुई बारामूला के समीप एक संकरी घाटी से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और झेलम का प्राचीन या वैदिक नाम वितस्ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं चेनाब नदी के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बाड़ा लचा दर्रे के पास चंद्र तथा भागा नदियों के मिलने से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे हिमाचल में चंद्रभागा भी कहते हैं। इस नदी का संगम सतलुज नदी में होता है और यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। झेलम, रावी एवं तवी इत्यादि चेनाब नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। रतले, पाकलडुल और सलाल प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि चेनाब नदी पर है और चेनाब नदी का प्राचीन या वैदिक नाम अस्किनी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रावी नदी के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की पहाड़ी रोहतांग दर्रे के पश्चिम से इसका उद्गम होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। रंजीत सागर तथा चमेरा इस नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध है और रावी का प्राचीन नाम या वैदिक नाम परुसड़ी या इरावती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्यास नदी के बारे में। ये रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू की घाटी से प्रवाहित होते हुए धौलाधर पर्वत श्रृंखला के समीप गहरी घाटी या गार्ज का निर्माण करती है। इस पर पोंग बांध बनाया गया है। ब्यास का प्राचीन या वैदिक नाम विपाशा है। यह पंचनद की एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह पूर्णतः भारत में है। इसका संगम पंजाब के हरिके में सतलुज से होता है। उसके बाद हम लोग देखें सतलुज नदी के बारे में। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से इसका उद्गम होता है। ब्यास तथा स्पीति इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। भारत के हिमाचल प्रदेश में यह नदी सिपकी दर्रा से प्रवेश करती है और इस नदी पर भांगड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है जो कि एक प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। सतलुज का प्राचीन या वैदिक नाम सतुर्दी है। यह एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा के दाहिनी तट की सहायक नदियां यमुना, टनस, गिरी, असीन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन।
और इसकी बाईं तट की सहायक नदी है घाघरा, गंडक और कोसी। अब हम लोग देखते हैं पंच प्रयाग के बारे में। तो धौलागिरी, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को नंद प्रयाग कहा जाता है। और पिंडर और अलकनंदा के संगम को कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। और भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है, जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनते हैं। उत्तराखंड में नदियों के संगम स्थल को प्रयाग कहा जाता है और गंगा का उद्गम कई धाराओं के मिलने से होता है, जैसे विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा, कर्ण प्रयाग में पिंडर गंगा और अलकनंदा, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, और देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा तथा भागीरथी नदियां देव प्रयाग में आपस में मिलती हैं तथा देव प्रयाग के पश्चात ही इसे गंगा कहा जाता है। भागीरथी का स्रोत या उद्गम गंगोत्री हिमनद या गोमुख है और गंगा नदी का निकास बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा या पद्मा और ब्रह्मपुत्र या जमुना नदियां मिलकर मेघना नदी कहलाती हैं और इसी नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा नदी का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है और साथ ही साथ यमुना के साथ यह समानांतर प्रतिरूप बनाती है। प्रयागराज में यमुना गंगा से मिलती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। यह बिहार के बक्सर चौसा में प्रवेश करती है और कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं सुंदरबन का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बंगाल की खाड़ी में एक विशाल डेल्टा बनाती हैं। गंगा नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस क्षेत्र में सुंदरी मैंग्रोव वृक्षों की प्रधानता है, इसलिए इसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। सुंदरबन का डेल्टा एक जैव मंडल आधार का उदाहरण है, जहां बाघों की प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम लोग देखें तो बाईं ओर से सहायक नदियां हैं रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। और दाहिनी सहायक नदियां हैं यमुना, सोन और पुनपुन। गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धिकरण के लिए नमामि गंगे परियोजना को मुख्य रूप से दो भागों में समझा जा सकता है। पहला निर्मल गंगा, दूसरा है अविरल गंगा। निर्मल गंगा को स्वच्छ गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के जल, गंगा के घाट और गंगा के तटीय क्षेत्रों इत्यादि को पूरी तरह से साफ करना है। और अविरल गंगा का उद्देश्य गंगा के प्राकृतिक प्रवाह को बिना किसी बाधा के बनाए रखना है। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं डिहांग, दिबांग, लोहित, कामेंग, मानस, संकोश, पुथिमारी, धनसिरी, कोपिली, खुलसी और जिया भराली। इसका उद्गम स्थल के बारे में हम लोग जाने तो तिब्बत के पठारी क्षेत्र में मानसरोवर के निकट आंगसी ग्लेशियर या सांगपो ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। यह नदी मुख्य रूप से तीन देशों यानी तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। भारत में इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में यह नदी नामचा बरवा चोटी को काटते हुए दिहांग गार्ज में प्रवेश करती है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। असम घाटी में प्रवेश करने पर इसे ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में पद्मा यानी गंगा से संगम के पश्चात संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली का निर्माण किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी विशेषकर असम क्षेत्र में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के खनन के लिए भी जानी जाती है, जैसे डिगबोई और नाहरकटिया। इसकी सहायक नदियों के बारे में देखें तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां बाईं ओर से हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी और कपिली। और दाहिनी सहायक नदियां सुबनसिरी, मानस, तीस्ता और संकोश। उसके बाद है महानदी तंत्र। महानदी प्रायद्वीपीय भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है।
यह पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होते हुए उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है एवं एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी डेल्टा के क्षेत्र के पास ही भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील यानी एक लैगून का निर्माण हुआ है। और महानदी और उड़ीसा में हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। महानदी की सहायक नदियों के बारे में हम लोग देखें तो बाईं ओर से सहायक नदियां हसदेव, मांड और ईब, और दाहिनी सहायक नदियां है जोंक, ओंग और तेल। अब हम लोग देखते हैं गोदावरी नदी तंत्र के बारे में। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, इसलिए इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। यह अत्यंत ही प्राचीन नदी है, जिसके कारण इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। इसकी बाईं ओर से सहायक नदियों के बारे में हम लोग देखें तो बाईं ओर से सहायक नदियां हैं प्राणहिता, इंद्रावती, मन्नेर, साबरी, पेंगंगा, वर्धा और वैनगंगा। और दाहिनी सहायक नदियां हैं पूर्णा, दुधना, मांजरा, मंजीरा, गौतमी, कादेम और मर्दू। इस नदी का स्रोत पश्चिमी घाट की त्र्यंबक की पहाड़ी है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में उपस्थित है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नदी का विकास बंगाल की खाड़ी नदी का निकास बंगाल की खाड़ी है तथा बंगाल की खाड़ी में यह नदी एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गोदावरी डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा प्रदेश में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं या मैंग्रोव वनस्पतियां उपस्थित हैं। गोदावरी नदी के तट पर नासिक, निजामाबाद और राजमुंद्री जैसे प्रमुख शहर उपस्थित हैं। गोदावरी नदी बेसिन प्राकृतिक गैस के भंडार के लिए जाना जाता है। गोदावरी नदी की सहायक नदियों के बारे में अगर हम लोग देखें तो बाईं ओर से सहायक नदियां हैं कादवा, पूर्णा, कदम, इंद्रावती, तालीपेरू, सबरी, प्राणहिता और सिवना। और दाहिनी सहायक नदियां हैं नासरडी, डरना, प्रवरा, सिंधफणा, मंजीरा और किन्नरसानी। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखें तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, इसका बेसिन क्षेत्र है 3,12,812 वर्ग किलोमीटर। इसका विस्तार महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में विस्तृत डेल्टा है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। उसके बाद है कृष्णा नदी तंत्र। तो इसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से होता है। और इसकी बाईं ओर से सहायक नदियां हैं कोयना, पंचगंगा, भीमा, सीना, दूधगंगा और वेणा। और दाहिनी सहायक नदियां हैं घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, पलेरू, मुन्नेरू, हिंदी हुंडरी और मूसी। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से होता है। इसका बेसिन क्षेत्र लगभग 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। और इस पर प्रमुख बांध है अल्मटुट्टू और श्रीशैलम। और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का स्रोत महाराष्ट्र में उपस्थित महाबलेश्वरम है। इस नदी का निकास बंगाल की खाड़ी में होता है तथा बंगाल की खाड़ी में इस नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। कृष्णा नदी घाटी एक अत्यंत उपजाऊ प्रदेश है, जहाँ विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। और इस नदी पर प्रमुख बांध उपस्थित है, जिनमें नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और अलमट्टी बांध शामिल है। इसकी सहायक नदियों के बारे में देखें तो बाईं ओर से सहायक नदियां भीमा, मूसी, पलेरू और मुन्नेरू। और दाहिनी सहायक नदियां हैं घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। उसके बाद है कावेरी नदी तंत्र। तो इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, तालकोरी, कुर्ग कर्नाटक से होता है। इसकी बाईं ओर से सहायक नदी है काबिनी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्था और सिमसा। दाहिनी सहायक नदियां हैं भवानी, अमरावती और नायल। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, तालकोरी, कुर्ग कर्नाटक से होता है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी में विस्तृत है। इस पर कृष्ण सागर राज, मेट्टूर बांध और काम्बनी बांध स्थित है। इसका मुहाना बंगाल ये नदी का मुहाना देखें तो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु से होती हुई
बंगाल की खाड़ी में मिलती है और यह दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि यह नदी गंगा के समान ही पवित्र एवं धार्मिक महत्व रखती है। इस नदी का स्रोत कर्नाटक के कुर्ग जिले में उपस्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कावेरी नदी का निकास बंगाल की खाड़ी है, जहां यह एक डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी बेसिन मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है, ऊपरी कावेरी बेसिन तथा निचली कावेरी बेसिन। ऊपरी कावेरी बेसिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ग्रीष्म ऋतु में वर्षा प्राप्त होती है, जबकि निचली कावेरी बेसिन में लौटते हुए मानसून के द्वारा शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है। नदी मार्ग में शिव समुद्रम जलप्रपात उपस्थित है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल उपयोग और विभाजन को लेकर एक प्रमुख विवाद है, जिसे कावेरी जल विवाद कहा जाता है। इसकी बाईं ओर से सहायक नदियां हेमावती, सिस्मा और अर्कावती, और दाहिनी सहायक नदियां हैं काबिनी, भवानी तथा अमरावती।